Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Once again I am here with a new chapter of class 8th. Chapter number is 9 and the name of the chapter is Wangari Maathai, Pioneer of the Green Belt Movement. यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो है वेंगारी मैथाई, जिनको पायोनियर ऑफ ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जो है वो फर्स्ट पर्सन माना जाता है, एज अ फाउंडर माना जाता है। जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था उसका पायोनियर मीन्स होता है, यू कैन से दैट द फाउंडर और द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वेंगारी मैथाई हैं, शी इज़ अ लेडी और इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जो कि भी हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहली जो शुरुआत की थी वो वेंगारी मैथाई जी ने की थी। ठीक है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। Look at the image given above. Do you know what the symbols indicates? What do these symbol means to you? Discuss with your partner. वो कह रहे हैं कि there is a symbol, यहाँ पर एक symbol बना हुआ है। वो आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने ये इमेज कभी पहले देखी है, क्या आप इसमें ये किस चीज़ का सिंबल है और इस सिंबल का क्या मीनिंग है, जो आपको ये समझाना चाहते हैं इस सिंबल से। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट देयर इज़ अ सिंबल ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो आपका ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है ये इसी से रिलेटेड है और ये हमें ये सिंबलाइज करता है कि देयर शुड बी ग्रीनरी, पीस और मतलब एनवायरनमेंट के प्रति, चाहे वो एनिमल्स को लेकर हो, चाहे वो ट्रीज प्लांट्स को लेकर हो, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए। कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, दिस सिंबल डिनोट्स दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं रीडिंग सेक्शन में। लेट्स रीड। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में हम देखेंगे लेट्स रीड में वेंगारी मुता मथाई 1942 टू 2011 वाज एन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड मेंबर ऑफ केन्या पार्लियामेंट। ये जो थी मिथाई, वेंगारी मिथाई जी, ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट मीन्स होता है इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे काम किया है और ये केन्या की संसद के भी मेंबर रही हैं केन्या में। शी वॉज अपॉइंटेड असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट। इनको जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी एज एन असिस्टेंट अपॉइंट किया गया था। नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ इन केन्या इन 2003 में इन्हें एनवायरमेंटल, नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ के लिए एज एन असिस्टेंट मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। इन 2004 शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन विमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस एंड for years to work with women to reverse African deforestation। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि 2004 में इनको ये पहली अफ्रीकन महिला बनी जिनको पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में इन्होंने उसके लिए अपना योगदान दिया था? डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। ठीक है, इन्होंने विकास में जो मतलब अपना क्षेत्र था उस क्षेत्र के विकास में वहाँ की जो डेमोक्रेटिक चीज़ थी प्रजा को आगे लाई। ठीक है, वहाँ पे शांति और इन्होंने विमेन जो पावर थी उसको स्ट्रांग बनाने के लिए भी बहुत काम किया ताकि वो अपनी जो लिवलीहुड है उसके लिए खुद अपना स्टैंड ले सकें। रिवर्स अफ्रीकन डिफॉरेस्टेशन, अफ्रीका में जो डिफॉरेस्टेशन मीन्स हो गया था जैसे जो जंगलों को काटा गया था और लैंड एरिया क्रिएट कर दिया गया था, एनवायरनमेंट को ना ध्यान में ना नहीं रखा था लोगों ने। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो उस फील्ड में इन्होंने इतना अपना योगदान दिया था कि उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, 2004 में। नेक्स्ट है आपका वेंगारी मिथाई वॉज बॉर्न इन केन्या इन 1940। इनका जो जन्म हुआ था मिथाई जी का वो केन्या में 1940 में हुआ था। शी केम फ्रॉम द फार्मिंग फैमिली। ये एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती थी जहाँ जिनका मेन जो लिवलीहुड का मीन्स था यानी कि साधन था वो उससे फार्मिंग थी, खेती करते थे इनकी फैमिली में। एंड एज शी रिमार्क्ड वंस टू अ जर्नलिस्ट दैट हर पेरेंट्स टॉट टू हर। और एक बार इन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट को ये बताया था कि इनके जो फादर थे वो उन्होंने इन्हें हमेशा ये सिखाया है कि रिस्पेक्ट द सॉइल एंड इट्स बाउंटी, कि हमें हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। उसकी जो मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारी जो सॉइल है, जो हमारी अर्थ कहते हैं ना मदरलैंड, उसके प्रति हमें हमेशा डिवोटेड रहना चाहिए। तो कह रहे वो ये कहती हैं कि ये चीज़ जो है वो मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखी हुई है। आई ग्रू अप
close to my mother, and my passion for plants and concern for the environment grew because of the rural country yard I grew up in, and could observe nature in close proximity. वो कहती हैं कि मेरे अंदर ये जो उसके नेचर एनवायरनमेंट के प्रति जो लगाव है या पैशन है मेरे अंदर, वो सिर्फ वो मैंने, क्योंकि मैं अपनी मदर के बहुत क्लोज रही हूँ और वो इन चीज़ों में बिलीव करती थी, और मैं जो हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो जगह भी रूरल कंट्री आर्ट था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र था। इसी वजह से मैं एक ऐसे परिवेश में ग्रो अप हुई हूँ, मतलब बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे नेचर को मैंने बहुत नज़दीक से, प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है क्लास, एज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ मीनिंग नियरनेस, मतलब इतने करीब से मैंने प्रकृति को महसूस किया है, या मैं उसके बीच में, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि रूरल एरियाज़ में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, लोगों की जीविका का वही साधन होते हैं, खेत हैं, खलियान हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो इसी तरीके से वो कहती हैं कि मेरे अंदर ये जो इंटरेस्ट है, या इसके जो प्लांट्स के और नेचर और इन्वायरमेंट के प्रति जो मेरा लगाव है, ये जो मेरा पैशन है, वो सिर्फ इसी वजह से और ज़्यादा है, क्योंकि मैं उस एरिया में ही मेरा ग्रो अप जो हुआ है, जो मैंने बहुत अर्ली एज से ही मेरा ग्रो अप जो हुआ है, वो रूरल एरिया में ही हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत करीब एक रिलेशन सा, प्रॉक्सिमिटी यानी कि एक रिलेशनशिप महसूस करती हूँ नेचर के साथ में। Mathai's home life was simple and much like other Kenyans। वो कहते हैं, मथाई कहती हैं कि मेरा भी जीवन बहुत ही साधारण रहा है, जैसे दूसरे केनियन लोग रहते हैं, ठीक है। हर फादर वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली एंड हर मदर परफॉर्म ट्रेडिशनल टास्क सच एज फेचिंग द वाटर एंड गैदरिंग फायरवुड्स। इनके फादर जो थे वो फैमिली के हेड थे, जैसे ऑलमोस्ट लोगों की फैमिलीज़ में होते हैं, फादर होते हैं जो फैमिली में सबसे बड़े होते हैं। एंड जो इनकी मदर थी, वो हमेशा वो जो भी अपने ट्रेडिशनल टास्क होते हैं, जैसे घर में है, फीमेल है तो उनको खाना बनाना है, सफाई करनी है, ये सारे काम होते हैं। तो उसी तरीके से इनकी मदर भी, जैसे वहाँ से फेचिंग वाटर, यानी कि पानी कहीं से खींच के लाना पड़ता था, कुएँ से या नदी से, नहर से, जहाँ से भी वो लेकर आती थी। घर में फायरवुड रखा जाता था, क्योंकि भाई खाना बनाना है, या ईंधन जिसको बोलते हैं, पहले टाइम में इतनी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के पास, गैस सिलेंडर, ये सारी चीज़ें। तो वो काम भी फीमेल का होता था कि वो फायर मतलब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खेतों से लाती थी या जंगलों से कलेक्ट करके लाती थी, ठीक है। तो वो काम इनकी मदर करती थी। एजुकेशन फॉर वीमेन एंड गर्ल्स वाज नॉट वैल्यूड एंड इवन इनकरेज। वो कह रहे हैं उस समय जो एजुकेशन थी, वो वीमेन और गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जाती थी, ना ही उनको बल्कि इनकरेज किया जाता था। मीन्स उस टाइम पे जो एक ट्रेडिशन था, वहाँ पे विमेन और गर्ल्स के लिए एजुकेशन का भी कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलता था। बट मिथाई वॉज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड हर पेरेंट्स वर परsuaded टू सेंड हर स्कूल व्हेन शी वॉज 7 years ओल्ड। तो कहते हैं, लेकिन मिथाई जो थी वो बहुत ब्राइट थी स्टार्टिंग से ही, मतलब वो बहुत एंथुजियास्टिक थी, बहुत एक्टिव थी। तो इस वजह से इनके पेरेंट्स, परसुएडेड मीन्स होता है ज़बरदस्ती कह लीजिए या कन्विंस्ड कह लीजिए, क्योंकि इनका जो नेचर था, जो इनका बिहेवियर था, जो मतलब इनको देख के ही उनमें लगता था कि हाँ, इसके अंदर कुछ अलग सा है, तो इसलिए उन्होंने वो कन्विंस हो गए थे, और उन्होंने ये जब ये 7 years की थी, तभी से उन्होंने इनको स्कूल भेजना शुरू किया कर दिया था। शी डिड वेल इन हर स्टडीज़ एंड इन 1960 अर्न अ स्कॉलरशिप टू अटेंड द कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में इतनी अच्छी थी कि इनको 1960 में एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो स्कूल उन्हें सपोर्ट करता है कि उनके लिए कुछ ऐसा इतना पेमेंट ग्रांट कर दिया जाता है, ताकि वो अपनी आगे की एजुकेशन अपने एकेडमिक के आधार पे आगे कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि वो भी पढ़ने में अच्छे हैं, और सिर्फ पैसों की वजह से वो रुक ना जाएं, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। तो इन्होंने वो स्कॉलरशिप गेन की थी, ताकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में कॉलेज अटेंड कर सकें। वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी, सफल हुई थी। एंड आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज इन यूनाइटेड स्टेट, शी वेंट टू ऑन टू कंप्लीट हर एमएस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग सॉरी इन पेंसिल्वेनिया. She then earned a PhD from the University of Norway and became the first female professor at the University of Norway, Norway, sorry.
ठीक है। वो कहते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हुई क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके यूनाइटेड स्टेट्स में जो कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने अपना एमएस, ये एक डिग्री होती है जो इन्होंने डिग्री कंप्लीट की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से। इन पेंसिलिया सी अर्न, उन्होंने फिर ये पेंसिल्वेनिया यहाँ जहाँ गई थी उस जगह से इन्होंने पीएचडी की डिग्री कलेक्ट की, जो कि नैरोबी यूनिवर्सिटी के अंडर में आती थी। उसके बाद ये पहली फीमेल प्रोफेसर बनी थी वहीं जहाँ से इन्होंने, जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी खुद की पीएचडी कंप्लीट की, उसी यूनिवर्सिटी में ये नॉर्वे में नैरोबी में जो है फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हुई थी। वेंगारी क्लेम्ड, आई गिव क्रेडिट टू माई एजुकेशन फॉर गिविंग मी द एबिलिटी टू सी द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वो कहते हैं कि वेंगारी जो है वो कहती हैं कि आई गिव द क्रेडिट, मैं अपनी पूरा क्रेडिट जो है वो अपनी एजुकेशन को देती हूँ, अपनी शिक्षा को देती हूँ, क्योंकि उसी की वजह से आज मुझ में वो एबिलिटी है, मुझ में वो योग्यता आई है जिससे मैं डिफरेंस मनी मीन्स भेद कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। वो पूरा क्रेडिट अपनी एजुकेशन को देती हैं कि अगर आज मैं पढ़ी लिखी नहीं होती या मैं नहीं पढ़ पाती, जिस टाइप से हमारे टाइम में वीमेंस जो हैं वो और गर्ल्स जो हैं उनको एजुकेशन नहीं देने दिया जाता था, तो उस अगर मैं वहीं रह जाती तो शायद मैं आज इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। एंड विद गिविंग मी द इंसेंटिव टू बी स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं और इन्होंने, इंसेंटिव मीन्स होता है अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। वो कह रहे हैं और इसके साथ साथ मुझ में एक एंथुजियाज्म भी आया है जो कि मुझे मोटिवेट करता है, अंदर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, इंकरेजमेंट मिलता है कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर एजुकेशन है तो मैं उसे यूज़ करके कुछ और अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो ये इंसेंटिव भी मुझे मिलता है इस अपनी सिर्फ एजुकेशन की वजह से। वॉचिंग अमेरिकन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स मेड मी रियलाइज दैट पीपल हैड अ राइट टू स्पीक आउट फॉर व्हाट दे बिलीव इन। वो कह रहे हैं वॉचिंग अमेरिकन एक्सप्रेस, बोले जो मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस यानी कि न्यूज़पेपर कह सकते हो आप, वहाँ पर देखा या वहाँ चीज़ों को पढ़ा समझा, तो मैंने ये महसूस किया कि हर किसी को, हर लोगों को बोलने का अधिकार है। ठीक है, स्पीक आउट फॉर व्हाट दे बिलीव इन, जिस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं उस हर चीज़ को उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है कि वो चीज़ सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि आप वीमेन हैं, गर्ल हैं, तो आप उस चीज़ को नहीं कह सकते, सिर्फ मेल को ही ये राइट नहीं है। वो ये उनको ये समझ में आया कि हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात को कह सके। ठीक है, जिस चीज़ पे भी वो भरोसा करता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या सही है तो सही होनी चाहिए, गलत है तो उसको हटाना चाहिए, इस तरीके की बातें। ऑल्दो शी इंजॉयड हर एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहती हैं और ये उसके साथ साथ ही उन्होंने अपना जो यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो गई और उन्होंने अपनी एजुकेशन अर्न की, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा इन्जॉय किया वहाँ की लाइफ को भी। बेंगोरी डिसाइडेड टू रिटर्न, उन्होंने ये टू केन्या, उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने केन्या वापस जाएंगी जब उनके एजुकेशन पूरी कंप्लीट हो गई। हाउएवर ऑन हर रिटर्न शी फाउंड दैट केनियन वीमेन वर स्ट्रगलिंग विद देयर डेली लाइव्स। जब इसके बाद ही जब वो केन्या वापस आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ की जो वीमेन है वो स्ट्रगल कर रही हैं, किसके लिए, अपने डेली लाइफ्स के लिए, मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी उनके बहुत सारे संघर्ष हैं, वो लोग अभी ठीक से नहीं रह रहे हैं। They were tending to the field without access of running water or sanitation and walking for miles in search of firewood, a situation which had worsened बाय डिफॉरेस्टेशन। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो फील्ड एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हैं, और वहाँ पे जो पानी का सप्लाई है वो भी, वाटर सप्लाई वो भी बहुत कम है, साफ़ सफाई नहीं है आसपास, और जो फायरवुड जो मिलता था उसके लिए उन्हें पैदल, मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता है। और ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो सिर्फ किसकी वजह से हुई है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो जंगलों का कटाव हो गया है, मतलब दूर दूर तक जंगल ही नहीं है, लोगों के प्लेस ख़त्म हो गए हैं तो कटते जा रहे हैं, तो वो जो है वो मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो रहा है, या फिर लैंड एरिया ख़त्म, वो ग्रीन एरिया जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इस वजह से पानी की भी कमी हो गई है, और लोगों को दूर दूर तक अपने फायरवुड यानी कि अपने ईंधन के लिए, या अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है लकड़ियों की, वो चीज़ें मिलना बंद हो गई थी। ठीक है,
वेंगोरी एट दैट टाइम, ये जो वेंगोरी मथाई थी ये उस समय पे इन्वॉल्व थी किसमें, इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू बेटरिंग द स्टेटस ऑफ अफ्रीकन वीमेन। वे उस समय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई थी जो अफ्रीका की वीमेंस के लिए के बेटरमेंट के लिए काम में लगी हुई थी। शी डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड परसुएड फार्मर्स टू स्टॉप ग्रोइंग क्रॉप फॉर देमसेल्व्स एंड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट कैश क्रॉप्स। वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ उन्होंने उन्होंने जब इसमें और ज़्यादा खोजबीन की तो उनको ये पता लगा कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को रोक रही है फसल उगाने से, ठीक है, कि तुम अपने आप से फसल नहीं उगाओगे। इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूस कैश क्रॉप, ठीक है, सच एज कॉफ़ी टी फॉर एक्सपोर्टिंग, ठीक है, उन्होंने ये मना कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आप लोग अपनी कोई फसल नहीं उगाएंगे, क्योंकि ये पहले भाई अपनी क्रॉप्स उगाते थे, अपना उनका खाना खर्चा उससे निकल आता था। लेकिन जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हो गए कि ये लोग अपनी क्रॉप्स खुद नहीं उगा सकते, सिर्फ इनको चाय और कॉफ़ी उगानी पड़ेगी, वो भी किस लिए, क्योंकि इन यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी, ठीक है, आयात निर्यात एज अ बिजनेस, ठीक है, एज अ तो इन्होंने इनको जब ये चीज़ पता चली, हैंस लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैड बीन क्लियर्ड टू मेक, इन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था कि उस जगह पे जहाँ ये जहाँ पे अपने केन्या ये गई थी, वहाँ पे इन्होंने देखा था कि एक लार्ज एरिया जो है वो फॉरेस्ट का उसको भी साफ कर दिया गया था, क्लियर कर दिया था, टू मेक रूम फॉर कमर्शियल फार्म प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा रूम बनाना था जिसमें उन्हें अपना यही जो अपना बिजनेस क्रिएट करना था, चाय कॉफ़ी की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का था, उसके लिए एक कमर्शियल रूम बनाना था, ठीक है। उसकी वजह से ही इन्होंने फॉरेस्ट का एक बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को काट के मतलब बिल्कुल प्लेन क्लियर कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो पानी और फायरवुड के लिए परेशान हो रहे थे, जिसके लिए उन्हें मीलों मीलों दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। दीज चेंजेस हैड डैमेजिंग इफेक्ट ऑन, यही जो बदलाव वहाँ पर आए थे उसकी वजह से ही ये रूरल लाइफ जो है उसकी वजह से डैमेज होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी, स्पेशली फॉर वीमेन, और ख़ास तौर से किसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी, औरतों को। द न्यूट्रिएंट्स इज द सॉइल, वो कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो मतलब पोषक तत्व होते हैं हमारी मिट्टी में, ज़मीन में, हैड dwindled टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कुड नो लॉन्गर ग्रो फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन, दे हैड नो एक्सेस टू फायरवुड विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइफ स्टॉक suffered because there was no vegetation to graze on and stream were drying up resulting in less drinking water। वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, धीरे धीरे ये जो मतलब उन्होंने अपने बिजनेस के लिए जो लैंड एरियाज़ को क्लियर करते चले जा रहे थे, इसकी वजह से जो वहाँ पर बहुत लंबे समय से क्योंकि कोई फसल नहीं उगाई गई थी, जिससे उनके बच्चों के लिए पहले जो खाने पीने की चीज़ें जो थी जो कि वो उगा लेते थे, उसकी वजह से क्या हुआ था कि मिट्टी में जो एक न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है, एक पोषक तत्व या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कम हो गया था, ठीक है। और वहाँ पे धीरे धीरे जंगलों के कटने की वजह से फायरवुड भी में भी कमी आ गई थी, जो उनकी उस टाइम पे उनकी जीविका का मेन साधन हुआ करता था। बिकॉज देर वॉज नो वेजिटेशन टू ग्रेज, क्योंकि वहाँ पर जो एनिमल्स थे उनके लिए भी कोई वेजिटेशन, भाई घास फूस पेड़ पौधे प्लांट कुछ रह ही नहीं आता जिसको वो चढ़ सकें या ग्रेज कर सकें। और जो वहाँ की स्ट्रीम्स थी, तो छोटी छोटी नदियाँ या नहरें थी, वो भी धीरे धीरे सूख गई थी, ठीक, क्योंकि भाई प्लांट्स नहीं है, ट्रीज और ये सारी चीज़ें, तो दूर दूर तक जब ओपन एरिया हो गया तो सारा पानी भी सूख गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे पीने के पानी की यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की भी लोग कमी फेस कर रहे थे उस टाइम पर। Mathai realized that an immediate and straightforward plan was needed। मिथाई ने ये रियलाइज किया सारी कंडीशन को देखते हुए कि वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत तुरंत तत्पर जिसको बोलते हैं एक आइडिया प्लान बनाना ही पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। शी केम अप विद अ सिंपल सॉल्यूशन, प्लांट ट्री। उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की, उन्होंने सबसे पहले एक सॉल्यूशन निकाला कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ को लगाया जाए, प्लांट किया जाए। इट अकर्ड टू मी दैट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विमेन टॉक्ड अबाउट वर कनेक्टेड टू द लैंड। वो कह रहे हैं क्योंकि ऐसा घटना हुआ था कि उन्होंने जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स वो सुनती थी औरतों से, वो बेसिकली किससे जुड़ी हुई थी, लैंड से, कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, फील्ड नहीं बचे हैं, और ये सारे मतलब इन लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली हैं या कमर्शियल हाउसेस बना ली हैं अपने व्यापार के लिए, तो हम अपनी लिवलीहुड कैसे कैरी ऑन करें।
इफ़ यू प्लांट ट्रीज यू गिव देम फायरवुड। तो बोले इन्होंने जो सजेशन दिया वो इन्होंने कहा कि अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो वो उन प्लांट से आपके फायरवुड की जो मतलब जो आपको ईंधन के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं उसकी समस्या कम होगी। ठीक है, इफ़ यू प्लांट ट्रीज यू ग्रो देम फूड। अगर आप प्लांट्स लगाते हो तो उससे आपके फूड की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी धीरे धीरे। भाई आप अगर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, इस तरीके के प्लांट्स लगाते हो तो आपके फूड की भी जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इन 1977 ऑन अर्थ डे मिथाई पुट हर प्लान इनटू एक्शन बाय प्लांटिंग 9 ट्रीज। 1977 में जिस दिन हम अर्थ डे मनाते हैं उसी दिन मथाई ने अपना ये प्लान जो था वो लॉन्च किया और उस दिन उन्होंने सबसे पहली जो शुरुआत की वो 9 ट्रीज यानी कि 9 पौधे पेड़ लगाकर शुरुआत की। लेटर द ईयर कुछ सालों बाद शी क्विट टीचिंग एंड फॉर्म द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। उन्होंने अपनी जो टीचिंग का प्रोफेशन था, जैसे कि वो नेरोबाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गई थी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी और वो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की ओर लग गई। हुज मेन फोकस वाज पावर्टी रिडक्शन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन थ्रू द ट्री प्लांटिंग। ठीक है, उनका उनके इस मूवमेंट का यानी कि उन्होंने ये जो आंदोलन छेड़ा ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, उसका मेन जो फोकस था उसका था कि हमें गरीबी हटानी है। रिडक्शन मीन्स होता है कम करना, घटाना, कि हमें वहाँ से पावर्टी मीन्स गरीबी, ठीक है, वो हटानी है। एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मीन्स होता है सुरक्षा करना, प्रिवेंशन टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स होता है सुरक्षित करना। उन्होंने कहा कि हम अपने पर्यावरण, उसका जो इनका मूवमेंट था उसके दो मकसद थे, एक गरीबी हटाना और एक अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना थ्रू द ट्री प्लांटिंग। सुरक्षित कैसे होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे। The group started small. It was difficult to get people to volunteer. वो कह रहे हैं कि ये जो जब ग्रुप स्टार्ट हुआ बहुत छोटे ग्रुप के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि लोगों को कि लोग अपनी मर्जी से, वॉलंटियर मीन्स होता है अपनी खुद की मर्जी से लोग आगे नहीं आना चाह रहे थे। ओनली अ हैंडफुल ऑफ विलेजर्स टर्न अप। केवल कुछ मतलब मुट्ठी भर गांव वाले ही एकत्र हुए। मुट्ठी भर मतलब बहुत ही कम लोग गैदर हुए वहाँ पे, जिन्होंने अपने सीड्स दिए और उनको प्लांट किया। मतलब जिन्होंने बीज दिए, बीज भी तो लगाते हैं पौधों के लिए, तो उन्होंने वो चीज़ें इकट्ठी की। लेटर इट ग्रीव इनटू अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। 6,000 नर्सरीज वर क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय विमेन एंड जॉब्स वर प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 100,000 पीपल। लेकिन वो कहते हैं कि धीरे धीरे बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसमें जिसमें 6,000 नर्सरीज बनाई गई। नर्सरी कौन सी जगह होती है? जहाँ पर हम पौधे, पेड़ पौधे, तरह तरह की वेराइटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो वो 6,000, एक नहीं, दो नहीं, 6,000 नर्सरीज क्रिएट की गई, जिसको बेसिकली कौन चलाता था? वीमेन चलाती थी। औरतें उसको ऑपरेट करती थी। और जिनको जॉब की ज़रूरत थी, जो उस समय लोग जॉबलेस हो गए थे, जिनको जीवन चलाने की दिक्कत होने लगी थी, वो इन नर्सरीज़ में काम करने लगे। उनको एज अ सर्विस जो है वो मिल गई वहाँ पर। ठीक है, वो भी कितने लोग थे? 100,000 पीपल। इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। ठीक है, 100,000 पीपल लोगों को जॉब भी मिल गई इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। वेंगारी एक्सप्लेन्ड वीमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी लेने लगी। दे कैन नॉट सिट बैक, वेस्ट टाइम एंड सी द स्टेम स्टाफ। वो तो लेडीज़ जो हैं वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है उन्हें, इसलिए वो अपने पैर वापस नहीं ले सकती। वो सिट बैक यानी कि वो बैठ नहीं सकती, आराम से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, ना ही उन्हें बच्चों को भूखे मरता देख सकती हैं। द वीमेन एस्टैब्लिश्ड नर्सरीज इन देयर विलेजेस। जो औरतें थी उन्होंने उन नर्सरीज़ को, ये यहाँ पर नर्सरीज़ आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर द सेल फॉर प्लांटिंग एंड एल्सवेयर। वो कहते हैं वहाँ पे जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ से ले जा के लोग और दूसरी जगहों पे पौधों को लगाते हैं। तो इन औरतों ने क्या किया, वहाँ अपने गांव में भी नर्सरीज स्टार्ट की एंड परसुएड फार्मर्स टू प्लांट द सीडलिंग्स। ठीक है, और फार्मर्स को भी उन्होंने कन्विंस किया कि किसानों को भी कि आप हमें बीज दीजिए, हम ताकि और तरह तरह के पौधे और मतलब प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, वो अपने नर्सरी में ग्रो कर सकें, ताकि वो दूर दूर तक लोग जहाँ जहाँ ले जाना चाहें उन पौधों को, पेड़ों को, वो ले जाके उनको वहाँ ग्रो कर सकें। द विमेन वर पेड फॉर ईच ट्री प्लांटेड दैट लिव्ड पास्ट 3 months। ठीक है, वो कहते हैं वो जो औरतें थी उनको हर
ट्री मतलब एक एक पेड़ जो लगाती थी वो, उसके लिए उन्हें पैसा मिलता था, चार्ज लेती थी वो, ठीक है, पेड। अगर उसको वो 3 मंथ तक खूब अच्छे से उसकी देख रेख कर दी, उसको कर दिया, तो उसका उन्हें एक पेमेंट मिलता था। तो इस तरीके से एज अ जॉब भी हो गई, और एक तरीके से जो हमारे इन्वायरमेंट को भी इन्होंने कंजर्व कर लिया, उसकी भी सुरक्षा होने लगी। तो एक मतलब कहते हैं ना, एक काम करने के साथ साथ डबल इनको फ़ायदा हो रहा था कि एक तो जॉब मिल गई थी, पैसे मिल रहे थे इन लोगों को, और ऊपर से हमारा इन्वायरमेंट भी ग्रो कर रहा था। Under Mathai's able guidance, the program employed more than 50,000 women and planted more than 10 million trees। वो कह रहे हैं कि मिथाई के एक योग्य निर्देशन में, यानी कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया उसके थ्रू ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा ग्रो हुआ कि इसमें 50,000 महिलाओं ने मिलकर लगभग 10 मिलियन ट्रीज को प्लांट किया और लगाया। वीमेन विकेम टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर। अब वीमेन जो थी, वहाँ की जो औरतें थी, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए खुद टेक केयर, मतलब उस पर उनका खुद का कंट्रोल हो गया था कि कैसे उन्हें अपना भविष्य आगे बनाना है, कैसे वो उसके लिए कम ज़्यादा कैसे अर्निंग कर सकती हैं, कैसे अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकती हैं। बेंगारी मिथाइज लाइफ वॉज नॉट विदाउट टर्मोइल। वो कहते हैं वेंगारी जो थी उनकी भी लाइफ जो है कभी भी परेशानियों या हर्डल्स मीन्स होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, सर्कमस्टांसेस से घिरी हुई ही थी। उनकी जीवन भी, उनका भी जीवन इतना आसान नहीं था जिसमें कोई परेशानी ना हुई हो। हर वर्क वॉज ऑफन कंसिडर्ड बोथ अनवेलकम एंड रिवेलियन इन हर ओन कंट्री। वो कह रहे हैं कि उनका जो काम था, इसे शुरुआत में कभी भी बहुत लोगों ने इसका स्वागत नहीं किया, और बल्कि उसके रेवेलियस मीन्स होता है उसके विरुद्ध में ही रहे, उसके खुद की कंट्री के लोग, क्योंकि वो एज अ वीमेन आगे बढ़ रही थी लोग, जबकि वहाँ पे उस समय लोगों की जो टेंडेंसी थी वो ये थी कि विमेन और गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ अपने घर के काम ही किया करती थी। ट्रेडिशनल टास्क जो होते थे वो बाहर निकल कर अपनी अर्निंग के लिए कोई काम नहीं करती थी। इसलिए उसके ये जब इन्होंने आगे बढ़कर ये सारी चीज़ें करना शुरू की, तो इनको रेवेलियस जो एटीट्यूड होता है लोगों का वो फेस करना पड़ा, यानी कि विद्रोह अपने प्रति। Her attitude and outspokenness was considered to be powerful and स्ट्रॉन्ग। वो कह रहे हैं क्योंकि उनका ये जो एटीट्यूड था, जो आउटस्पोकन थी, यानी कि वो हर चीज़ बेबाक तरीके से कह दिया करती थी और किसी से कोई डरना नहीं होता था, इसकी वजह से उन्हें एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लेडी तो माना जाने लगा था। शी वॉज डिस्क्राइब एज टू एजुकेटेड, क्योंकि लोग उन्हें कैसे डिस्क्राइब करने की, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, टू एजुकेटेड, एंड टू स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, टू सक्सेसफुल, टू स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स होता है ज़िद्दी हैं, जो ठान लेती हैं वो करके देती हैं, एंड हार्ड टू कंट्रोल। लोग ये समझ चुके थे कि इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो लेडी थी जो करना चाहती थी वो करके रहती थी, उन्हें कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, ना ही वो अपने उन जो कंजर्वेटिव सोच होती है, लोगों की थिंकिंग होती है, उसमें बंद कर उन्होंने कभी काम नहीं किया। उन्होंने अपने आप को खुद प्रूव किया कि ये जो चीज़ गलत है, और जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनको वो शिक्षा मिली थी, उनको वो, उनके पास वो नॉलेज थी जिसको उन्होंने यूज़ करके विमेन के लिए वो खड़ी हो सकें, ठीक है। It was particularly important for African women to know that they could, ठीक है। तो ये उन्होंने बेसिकली जो काम किया वो लोगों को यहाँ बिल्कुल बिलीव हो चुका था कि मैथाई जो है वो पर्टिकुलरली किसके लिए, विमेन, अफ्रीकन विमेन के लिए वर्क करती हैं, और इनको रोक पाना, यानी कि इन्होंने जो ठान लिया है वो उसको रोक पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। So students, I will carry on this chapter in the next video, in the next part, because this video is going to be very long. I don't want to make a long video so that the students will stuck with long time with the phone. So I hope till here you will get the complete meaning of the section of the chapter, and rest of the chapter I will describe in the second part of this video. So I will be back with the part 2 of the same chapter very soon. So we will meet in the next video, second part of this chapter. Till then, take care. Have a nice day.